ओके, दिस इज योर पॉइंट। पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें थोड़ा सा पोएट, अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम के बारे में बतलाया था। अब हम इस पोएम को पढ़ने का और पढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि हमने जो पिछली क्लास में या ये कहें कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। कितनी लाइन का होता है? 14 लाइन का होता है। तो देखो, लाइन्स अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 14 लाइन्स हैं। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखें। राइमिंग स्कीम क्या है? तो राइमिंग स्कीम एंड से देखते हैं, अंत में से। जैसे डे, टेम्परेट। राइमिंग स्कीम का मतलब है पीछे आने वाली ध्वनि कैसी है। तो हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो डे, इसको ए दे दें क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है। इसके बाद टेम्परेट, ये ऊपर वाली से भिन्न है तो इसको बी दे दिया। तीसरी लाइन पढ़िए, मे, डे मे, ये मे कैसी है? उसके समान है तो इसको ए दे दिया। समझ में आ रहा है? पहली और तीसरी समान है तो इसको ए दे दिया। टेम्परेट, डेट, टेम्परेट डेट सेम ध्वनि है, सेम साउंड है तो इसको बी दे दिया। 1 2 3 4 लाइन्स, और 4 लाइन्स मिलकर के बन गया एक क्वार्टेन। मैंने आपको बताया था क्वार्टेन क्या होता है। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स क्वार्टेन कहलाता है। तो ये क्या बन गया? क्वार्टेन बन गया। इसके बाद अगली राइमिंग स्कीम तय करें तो हमने बी तक तो दे दिया, तो आगे सी देंगे। साइंस सी, डिम्ड, इससे ध्वनि भिन्न है तो इसको डी दे दें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। डेक्लाइंस, साइंस डिक्लाइंस, तो इसको क्या दे दें? सी, क्योंकि सेम साउंड है तो सी दे दिया। अनट्रिम्ड, इसको क्या दे दें? अनट्रिम्ड को क्या दें? वो ही दें जो डिम्ड को दिया है, तो डी दे दें क्योंकि सेम साउंड है। तो 5 6 7 8 यानी अगेन 4 लाइन्स और अगेन क्वार्टेन। एक और क्वार्टेन बन गया। ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी सी डी। अब आगे देखें, फेड ऑस, तो फेड अलग है तो डी तक दे दिया तो इसको ई दे दें। ए बी सी डी ई, इसको ई साउंड दे दिया। ऑस इससे अलग है तो इसको एफ दे दें। अब देखो है सैड, फैड सैड, ध्यान से समझना होगा थोड़ा सा। फैड शेड, तो यहां पर ई साउंड है तो यहां पर क्या साउंड आएगी? यहां भी ई देंगे क्योंकि सेम साउंड है। ऑस्ट ग्रास, ऑस्ट ग्रास, तो ये साउंड और ये साउंड सेम है तो इसको एफ साउंड दे दें। ये चारों मिलकर के एक और क्वार्टेन हो गया। लाइन संख्या अगर गिने तो 9 10 11 और 12, अगेन ए क्वार्टेन। अब देखो सी, इन सबसे अलग ध्वनि है इसकी तो इसको क्या दे दें? एफ तक तो दे दिया। जी, अब इसको देखें, दी, इसको एच दें। एच नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सी और डी एक जैसी साउंड है तो ये हो गया कपलेट। कपलेट मतलब क्या होता है? स्टेंजा ऑफ 2 लाइन्स। तो 3 क्वार्टेन्स, 1 2 3 एंड 1 कपलेट्स। मैंने कहा था दिस पोएम कंसिस्ट इन 3 क्वार्टेन एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट। कंक्लूडिंग कपलेट का मतलब ये होता है कि ये जो 12 पंक्तियां हैं, 12 लाइन्स जो ऊपर की हैं, उनमें जो आइडियाज है उसी को ही इसमें दोबारा से व्यक्त किया जाता है। ये इसका मतलब है। अब ये तो हो गए इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में। अब हम देखें पोएम को पढ़ने का और पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। देखो, ये 14 लाइनें एम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। अब ये एम्बिक पेंटामीटर क्या है, इसके लिए आप पिछला जो वीडियो है, पिछला जो क्लास है, जो मैंने फर्स्ट क्लास डाला है,
उसमें सोनेट के बारे में ढंग से बताया है और पूरी तरह से उसमें एम्बिक पेंटामीटर की व्याख्या की है। अब देखो हम पोएम पढ़ने का काम करें। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। एक एक शब्द को देखेंगे, पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजी में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर अंग्रेजी में इसकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट्स। 4 स्टेप्स में हम पूरी पोएम्स का पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी उनकी एक्सप्लेनेशन भी तैयार करेंगे। देखें, शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तेरी तुलना करूं। अब यहां पर देखो ये शब्द आ गया दी। अगर हम इस दी की बात करें तो ये दी क्या है? देखो दी क्या है? ओल्ड इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी में प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है यू, योर, यू, यू, योर, यू। ओल्ड जो इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश के अंतर्गत इस यू को, जो सब्जेक्टिव यू था, जो सब्जेक्टिव यू था, इसको दाव कहा जाता था, और जो पजेसिव था, जेनेटिव केस था, उसको दाई कहा जाता था या दाइन कहा जाता था। ओके, ये पूरी पोएट्री में आपको फेस करना होगा, इसलिए बहुत जरूरी है जान लेना। और दाऊ, दाई और दाइन और दी, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा मामला ऐसा ही था तो सीधा बात किया करते थे। तो दाऊ था, दाऊ, और इसके बाद दाई और दी। अब देखो, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तेरी तुलना करूं, टू अ समर्स डे। समर्स डे गर्मियों का दिन, टू ए समर्स डे गर्मियों का दिन। जब हम गर्मियों के दिन से तुलना करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के दिन से तुलना कैसे? देखिए एक्चुअली क्या है कि पोएट जो होता है, जिस देश का जो पोएट है, वो बैकग्राउंड में एनवायरनमेंट की जो बात करता है अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग करता है। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो जो गर्मियों, वो ठंडा प्रदेश है, तो गर्मियों के जो दिन वहां होते हैं बहुत ही प्लीजेंट होते हैं। तो आप इस समर्स डे को प्लीजेंट डे कह सकते हो, और इस प्लीजेंट डे को आप स्प्रिंग कह सकते हो। ये समर्स डे में क्या होता है? वहां स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन से मतलब है बसंत ऋतु। शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तेरी तुलना करूं, टू अ समर्स डे, एक गर्मियों के दिन से, अर्थात एक स्प्रिंग सीजन के खुशनुमा प्लीजेंट दिन से। कवि कहता है, अब ये दी कौन है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में, जो पिछला वीडियो है पार्ट 1 इसका पोएम का, उसमें बताया है कि ये दी कौन है। कौन है? विलियम हर्बर्ट। ओके, ये पोएट जो शेक्सपियर हैं उनके फ्रेंड्स हैं और पैट्रॉन भी हैं। शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तेरी तुलना करूं, टू ए समर्स डे, एक गर्मियों के दिन से। क्यों गर्मियों के दिन से? क्योंकि जिस प्रकार से सुहावना प्लीजेंट डे गर्मियों का डे होता है, उसी प्रकार से तुम हो मेरे लिए। तो क्या मैं तेरी तुलना करूं, तुम्हारी तुलना करूं गर्मियों के दिन से। अगली पोएम, अगली लाइन, सॉरी। दाउ आर, ये आर्ट मतलब आर, दाउ मतलब यू। Thou art more lovely and more temperate. अब देखो, in the first line, poet thinks his friend to compare with the summer's day, but in the next moment he declines that thought. पहली पंक्ति में कवि जो है विचार करता है अपने मित्र की तुलना समर्स डे से करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट इस विचार को त्याग रहा है। क्या कहते हुए? सेइंग दैट
Thou art more lovely and more temperate. इससे तुलना करूं, thou art, art मतलब आर, तुम हो, more lovely अधिक प्यारे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है। more lovely and more temperate, टेम्परेट का मतलब है मॉडरेट या मॉडेस्ट, या दूसरा अर्थ इसका बैलेंस्ड भी दे सकते हो, बैलेंस्ड। Thou art more lovely and more temperate, तुम हो, आर्ट का मतलब क्या है यहाँ, आर। ऐसे शब्द आपको आप जान लेने चाहिए जब आप अंग्रेजी साहित्य में आ ही गए हो तो। Thou art more lovely, तुम हो अधिक प्यारे, एंड मोर टेम्परेट अधिक मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मृदुल, अधिक बैलेंस्ड संयमित, संयमी व्यक्ति। तुम जो हो वो समर्स डे से ज्यादा प्यारे हो और अधिक संयमी हो, अधिक मॉडेस्ट हो, मृदुल हो। रफ वाइंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, रफ का मतलब है हार्श, कठोर, स्ट्रॉन्ग। रफ वाइंड्स तेज हवाएं, डू शेक, शेक का मतलब मूव होता है, हिलाना होता है, लेकिन यहां पर है डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय विनाश करना। द रफ वाइंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, डार्लिंग बर्ड्स, बर्ड्स जानते हो, कोपल जो बसंत ऋतु के बाद पुष्प से पहले खिलते हैं, बर्ड्स होते हैं। रफ वाइंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मई में खिलने वाली अच्छी खुशनुमा प्रिय बर्ड्स, कोपलों को, बर्ड्स को रफ वाइंड डू शेक, ये जो तेज हवा होती है, हार्श वाइंड होती है, रफ स्ट्रॉन्ग वाइंड होती है, ये नष्ट कर देती है। देखो ये जो कोपले हैं मई के महीने की, इनको तेज हवाएं नष्ट कर देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट डेट, एंड समर्स लीज, लीज जानते हो किसी चीज को किसी को पट्टे पर देना, लेकिन यहां है ड्यूरेशन, यहां क्या अर्थ है इसका, ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, क्या अर्थ है, टाइम पीरियड। एंड समर्स लीज, हैथ का मतलब हैज, हैथ का मतलब क्या है, हैज। एंड समर्स लीज, और जो समर्स लीज है, समर्स यानी कि जो गर्मियों की समय अवधि है, गर्मियों की समय अवधि से क्या तात्पर्य है, गर्मियों की समय अवधि से मतलब है कि जो प्लीजेंट टाइम पीरियड है, हैथ ऑल टू शॉर्ट डेट, ये बहुत कम समय निर्धारित किए हुए है। हैड ऑल टू शॉर्ट डेट, इसका जो समय है शॉर्ट बहुत कम है, इसकी जो डेट है, समय अवधि है, बहुत कम है। एंड समर्स लीज, गर्मियों यानी प्लीजेंट डे ड्यूरेशन, है ऑल टू शॉर्ट डेट, इसका जो समय अवधि है वो बहुत कम है। अब देखो पहली पंक्ति में पूछ रहा है कि क्या मैं तेरी तुलना गर्मियों से करूं, समर्स डे से करूं। अगली पंक्ति में ही अपने मित्र को, पेट्रोन को उससे श्रेष्ठ बता दिया। अब फिर ये तर्क दे रहा है कि तेरी तुलना इनसे क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि गर्मियों की जो डार्लिंग बर्ड्स होती है उनको स्ट्रॉन्ग हवा नष्ट कर देती है, और समर्स जो डे है ये तो बहुत कम समय के लिए है। स्प्रिंग सीजन जो टाइम है मोमेंट्री है, ट्रांजिटरी है, बहुत कम समय के लिए है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, सम टाइम कभी कभी, टू हॉट बहुत गर्म होता है, द आई ऑफ हेवन, ये देखो आई ऑफ हेवन यानी स्वर्ग की आंख, यहां इसका मतलब है द सन। समटाइम्स कभी कभी, टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, स्वर्ग की जो आंखें हैं बहुत ज्यादा गर्म तपती है, बहुत ज्यादा गर्म चमकती है। साइन मीन्स चमकना, ग्लिटर। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, कभी कभी स्वर्ग की जो आंख है यानी जो सूर्य है वो बहुत तेज चमकता है।
and often is his gold complexion dimmed, and often his gold complexion मतलब कलर या ह्यू ऑफ फेस। देखो सम टाइम दोनों में एक दूसरे का विरोध कर देता है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, कभी कभी स्वर्ग की जो आंख है अर्थात जो सन है वो बहुत तेज चमकता है। और आगे अगली लाइन में क्या कह देता है, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन उसका सुनहरा रंग यानी जो उसकी चमक है डिम्ड धुंधली हो जाती है। डिम मतलब फेड, धुंधली हो जाना। डिम्ड का मतलब क्या है, फेड, धुंधला हो जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कहता है कि जो सूरज है, सन है, वो दिन में काफी बहुत तेज भी चमकता है और कभी कभी वो धुंधला भी पड़ जाता है, या तो संध्या के समय एट द टाइम ऑफ इवनिंग, या फिर जब वो बादलों के पीछे छिप जाता है, जब बादल उसे कवर्ड कर लेते हैं तो सूरज की जो चमक है वो डिम हो जाती है। तो उससे भी तुलना संभव नहीं है, तुम तो उससे भी श्रेष्ठ हो। आगे की लाइन देखें, बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। बाई चांस कैसे हो जाती है, बाई चांस, बाई चांस अनायास ही, सडनली, बाई चांस सडनली, बाई चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स, कोर्स हियर इट्स मींस वे, नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। अनट्रिम्ड का मतलब है अस्त व्यस्त हो जाना, डिसऑर्डर्ड हो जाना, डिसऑर्डर्ड। बाई चांस ये सब कार्य कैसे होते हैं, बाई चांस, अनायास, अनायास कैसे होगी, सूर्य की चमक धुंधली कैसे होगी, व्हेन द सन हाइड्स बिहाइंड द क्लाउड्स, जब सूरज बादलों के पीछे छिप जाएगा तो क्या होगी, उसकी जो साइन है वो डिम्ड हो जाएगी। बाई चांस या तो अनायास ही उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। सॉरी, एक लाइन छूट गई है, इसको पहले देखो। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, अक्सर उसकी जो सुनहरी आभा है, चमक है, वो धुंधली पड़ जाती है, उसका रंग धुंधला पड़ जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, ये लाइन रह गई थी, इसको देखो। एंड एवरी फेयर फ्रॉम समटाइम्स डिक्लाइन, एवरी फेयर एंड फेयर, कोई भी सुंदर से सुंदर वस्तु, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एनी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग sometime becomes fade, and his declination, his death is sure. And every fair from fair, कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत वस्तु sometime declines, कभी ना कभी उसका पतन हो ही जाता है। declines means decay, पतन होना। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, और कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत वस्तु कभी ना कभी उसका पतन हो जाता है। कैसे हो जाता है, बाय चांस, सडनली, अचानक हो जाता है। कैसे हो जाता है, कोई भी खूबसूरत चीज अपनी खूबसूरती बाय चांस खो सकती है। जैसे ऊपर की लाइन में बताया है कवि ने सन के बारे में, आई ऑफ हेवन, आई ऑफ हेवन है, खूब चमकता हुआ है, और अगर क्लाउड्स आ गए तो क्या होगा, उसकी साइंस जो है, चमक है, वो धुंधली हो जाएगी। ठीक है, बाई चांस या तो अनायास ही धुंधला हो जाएगा, और नेचर अनचेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर प्रकृति का जो परिवर्तन करने का तरीका है, नेचर चेंजिंग कोर्स, प्रकृति का जो परिवर्तित करने का तरीका है, अनट्रिम्ड, वो उसे अस्त व्यस्त कर देता है। प्रकृति हमेशा परिवर्तन करती है। चेंज इज द अनचेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तित नियम है। चेंज इज द अनचेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, अपरिवर्तित नियम है, यही बात इसमें बता रहा है। बाई चांस या तो उसकी सुंदरता, उसकी चमक अनायास समाप्त हो जाती है, और नेचर चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर प्रकृति के अपरिवर्तित नियम से उसको डिक्लाइन, अस्त व्यस्त कर देता है, उसकी सुंदरता को वो समाप्त
कर देती है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। बट दाई कौन है? विलियम हर्बर्ट। दाई किसके लिए एड्रेस्ड है? अच्छा, ये बिल्कुल स्पष्ट कहीं नहीं लिखा विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि 1 से लेकर 126 तक द फेयर यूथ हर्बर्ट के लिए ये चीजें लिखी गई हैं। बट दाई इटर्नल समर, लेकिन तेरी ये अमर बसंत, अमर बसंत, इटर्नल, अमर, इमॉर्टल। बट दाई, लेकिन तेरी इटर्नल समर, ये अमर बसंत, अमर गर्मी, अमर सुंदरता, ये जो तेरी खूबसूरती है, शैल नॉट फेड, ये कभी धुंधली नहीं होगी। फेड मतलब डिम। तेरी जो ये अमर सुंदरता है, ये कभी धुंधली नहीं होगी। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन जो ये तेरी अमर सुंदरता है, ये जो तेरी खूबसूरती है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। देखो, पोएम जो सोनेट्स होते हैं ना, जनरली इनकी जो थीम होती है लव होती है। अच्छा, कुछ जो विद्वान है, सम स्कॉलर्स क्लेम्स दैट, कि इस प्रकार के सेंटेंस एक पुरुष के लिए नहीं लिखे जा सकते, लेकिन अधिकांश जो है ओवरऑल जो व्यू है क्रिटिक्स का, वो ये है कि ये विलियम हर्बर्ट के लिए लिखे गए। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये किसी महिला के लिए लिखी गई ऐसी लाइन है, क्योंकि ऐसी लाइन को एक पुरुष के लिए लिखना थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन ज्यादातर, चूंकि स्पष्ट कहीं नहीं है, लेकिन तो ज्यादातर जो कवि हैं, वो क्रिटिक हैं, वो यही मानते हैं कि ये विलियम हर्बर्ट के लिए ही लिखी गई लाइन है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर अपने मित्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। बट द इटर्नल समर, लेकिन तेरी अमर ये बसंत, ये सुंदरता, शैल नॉट फेड, कभी धुंधली नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर द ओस्ट, नॉर लूज पोजेशन, ना ही तुम खोगे अपना अधिकार। पोजेशन ऑथोरिटी, अधिकार, पोजेशन ऑथोरिटी, अधिकार। नॉर लूज पोजेशन, ना ही तुम खोगे अपना अधिकार। ऑफ दैट फेयर द ओस्ट, जो सुंदरता का तुमने ओस्ट अपना बना लिया है। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओस्ट, और ना ही तुम इस सुंदरता के अपने अधिकार को कभी खोगे जो तुमने अपना बना लिया है। दाउ दाउ ओस्ट, जो तुमने अपना बना लिया है, कर लिया है। नॉर शैल डेथ ब्रैग, ब्रैग का मतलब है बोस्ट, ब्रैग का मतलब क्या है? बोस्ट। बोस्ट मतलब शेखी बघारना। देखो, बहुत अच्छी लाइन से आने वाली। इस लाइन का एक दूसरा अर्थ भी संभव है। नॉर लूज पोजेशन, ना तुम इस अधिकार को कभी खोगे। ऑफ दैट फेयर, इस सुंदरता के अधिकार को कभी खोगे। दाउ ओस्ट, या तुम इसे कभी किसी को नहीं दोगे जो तुमने अपना बना लिया है। नॉर शैल डेथ ब्रैग, ना ही मृत्यु शेखी बखान पाएगी। दाउ वंडर्स इन हिज सैड, दाउ वंडर, तुम्हें ले जाने की, वंडर मीन्स रोम, रोम मीन्स ले जाना, यहां भटकना होता है। नॉर शैल डेथ ब्रैग, ना ही मृत्यु शेखी बखान पाएगी। ब्रैग मीन्स बॉस्ट, शेखी बखारना, लंबी लंबी फेंकना, डींगे मारना। नॉर शैल डेथ ब्रैग, ना ही मृत्यु शेखी बखान पाएगी। दाउ वंडर्स इन हिज सैड, अपने राज्य में, साम्राज्य में, सैड में, अपने सैड के अंदर तुम्हें ले जाने के लिए। इस ये जो लाइन है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। नॉर शैल डेथ ब्रैग, मृत्यु को इंसान की तरह बताया गया है। पर्सोनिफिकेशन इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार। नॉर शैल डेथ ब्रैग, ना ही मृत्यु कभी शेखी बखान पाएगी। दाउ वंडर्स इन हिज सैड, तुम्हें ले जाने की या भ्रमण करने की अपनी छाया में, अपने नीचे। मृत्यु भी तुम्हें अपने यहां ले जाने की शेखी नहीं बखान पाएगी, शेखी नहीं मार पाएगी। When in eternal lines to time thou growest, when, जब तुम। अब यहां देखो, मैंने कहा था कि लेखक कहता है कि इससे तुलना कर दूं, उससे कर दूं, लेकिन सबको डिक्लाइन करता, और अंत में क्या कहता है?
अमर बनाने का एक नया तरीका शेक्सपियर सोचता है। कैसे? इस लाइन में, व्हेन इटर्नल लाइन्स, जब ये अमर पंक्तियां, व्हेन इन इटर्नल लाइन्स, जब अमर पंक्तियों में, टू टाइम, समय के अंत तक, दाउ ग्रोस, तुम बढ़ते रहोगे। जब तक अमर पंक्तियों में, समय के, एंडिंग डूम, अंतिम क्षण तक, जब दुनिया समाप्त होगी, जब तक तुम इन पंक्तियों में ग्रोस्ट, बढ़ते रहोगे, उत्पन्न होते रहोगे। अर्थात जब तक ये धरती रहेगी, जब तक लोग पोएट्री पढ़ेंगे, जब तक पोएट्री पढ़ी जाएगी तो मेरी ये पोएम पढ़ी जाएगी, और जब ये पोएम पढ़ी जाएगी तो ये लाइन भी पढ़ी जाएगी जिसमें मैं तेरा वर्णन कर रहा हूं, और तू सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी समय के अंतराल से अमर होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। When in eternal lines to time thou growest, इन मेरी अमर पंक्तियों में तू बढ़ता रहेगा, समय के साथ साथ और बड़ा होगा। So long as man can breathe, कब तक होगा? देखो बहुत शानदार लाइन्स, कंक्लूडिंग लाइन्स, कपलेट, बहुत शानदार कपलेट लिखा है शेक्सपियर ने। So long as man can breathe, so long, जब तक, जितने लंबे समय तक, जब तक man can breathe, इंसान, मानवता, मैन का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं है, मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। So long as man can breathe, जब तक इंसान सांस लेंगे, और I can see, और लोगों की नजरें देख पाएंगी, अर्थात इस पोएम को पढ़ पाएंगी, जब तक, as long as man can breathe, जब तक मानवता जीवित रहेगी, ठीक है, और इंसान की नजरें पढ़ पाएंगी। So long as man can breathe और eyes can see, जब तक इंसान जीवित रहेगा, मानवता रहेगी, सांसें वो लेंगे, और eyes can see, और उनकी आंखें देख सकेंगी। So long lives this, तब तक तुम इसमें जीवित रहोगे। So long live this and this gives life to thee। क्या लाइन है? बहुत शानदार लाइन है। So long lives this, तब तक, उतने ही समय तक तुम इसमें रहोगे, and this gives life to thee, और this gives, ये पोएम, ये पंक्तियां, this gives, ये देंगी, life to thee, तेरे लिए जिंदगी, life to thee, तेरे लिए जिंदगी। ये इस पोएम का एक हिंदी रूपांतरण है। इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, अंग्रेजी व्याख्याएं हम अगली क्लास में करेंगे। मैं समझता हूँ ये समझ में बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, बहुत खूबसूरत, बहुत स्वीट पोएम है। एक एक वर्ड्स को हमने जाना है, और इसकी सारी जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस हैं हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ते रहें। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।